जय हिंद सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग लगातार जो है यूपी स्पेशल की क्लास पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो जीके है, जीएस है, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग यहाँ पर कवर करने का काम कर रहे हैं। तो आप जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बार आपकी तैयारी जो है जीएस में एक आपकी मजबूत पकड़ बनने वाली है। तो हम लोग लगातार जो है इसमें जिला दर्शन पढ़ रहे थे। इसमें से जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रयागराज को पढ़ लिया था, वाराणसी को पढ़ लिया था, बाराबंकी को पढ़ लिया था, सहारनपुर को पढ़ लिया था। तो ये सारे जिले हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसी के आगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लखनऊ जिले के विषय में। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, ठीक है। और लखनऊ बहुत ही चर्चित शहर है। इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। ये सारे आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो आइए आज हम लोग लखनऊ की क्या क्या विशेषताएं हैं, लखनऊ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लखनऊ का क्या इतिहास रहा है, इन सब क्वेश्चनों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और सभी लोग बने रहिए और पूरे मजबूती के साथ अपनी तैयारी करिए। इस बार आपको एक वर्दी चाहिए और वो वर्दी का सपना आपका पूरा आपका भाई करवाएगा, और इसलिए आप सभी लोग बने रहें। और हम लोग शुरुआत करते हैं लखनऊ जिले की, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिला दर्शन में लखनऊ, और लखनऊ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज पढ़िएगा और देखिएगा कि कितने आपको आते थे, इसमें कितना आपने यूपी स्पेशल में जो है पढ़ रखा है। आप पढ़ेंगे तो आपका लगेगा कि हाँ कुछ हमें यहाँ से मिल रहा है, वो कुछ नया नया आपको जरूर मिलेगा। लगेगा कि जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लखनऊ जिले की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा लखनऊ जिला है ये किस नदी के किनारे बसा है, तो सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये आपको पता है। और लखनऊ जो है चिकनकारी उद्योग के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। और लखनऊ जो है दस्तक, हाँ ठीक है, इसे जरूर याद रखेंगे। लखनऊ जो है दख्तर खान परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को दख्तर खान परंपरा पता होना चाहिए। ये दख्तर खान परंपरा क्या है, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि दख्तर खान परंपरा क्या आप जानते हैं, जिसके लिए हमारा लखनऊ, हमारा राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की, जिस लिए फेमस है। तो आप बताइए कि ये दख्तर खान परंपरा क्या है। तो आइए जानते हैं इस दख्तर खान परंपरा के विषय में। यह जो दख्तर खान परंपरा है, यह खाना परोसने और सजाने की व्यवस्था है, ठीक है। इसे दोनों चीजों को याद रखेंगे। खाना परोसने और सजाने की एक व्यवस्था है। जो खाना परोसा यानी कि जब खाना खाते हैं परोसा जाता है, और जो जैसे कि मेहमान आते हैं जब टेबल पे खाना सजाया जाता है खाने के लिए, तो वो चीज आप लोग जानते होंगे। ये लखनऊ से सीखना चाहिए। यहाँ की जो परंपरा है ये भारत ही नहीं दुनिया में सबसे निराली है, ये दख्तर खान परंपरा, ठीक है। और ये खाना परोसने और सजाने की व्यवस्था होती है। अगर कभी मेहमान आए तो जो खाना परोसना है सजाना है उसकी जो ये व्यवस्था है ये आप लखनऊ से सीखिए। कभी समय मिले तो जरूर लखनऊ में आके देखिए ये कौन सी परंपरा होती है, ठीक है। आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, खाने में एक अलग ही स्वाद मिलेगा। और जो खाना परोसने के बाद जो टेबल सजाई जाती है उसमें एक नया अंदाज आपको देखने को मिलेगा। ये लखनऊ से आप सभी लोग सीखिएगा। आगे आइए देखते हैं। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना स्थान है। ये चीज जरूर याद रखें, सबसे पुराना स्थान है। संगीत संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ जो लखनऊ है यहाँ पर एक संगीत संस्थान की भी स्थापना की गई है। आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में संगीत संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो मेरे भाई ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर किया गया, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा नवाब वाजिद अली शाह के समय लखनऊ घराने की स्थापना हुई। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि लखनऊ घराना कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। आपसे पूछा जाएगा कि जो लखनऊ घराना है इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई, या उस समय किसका शासन चल रहा था, या कब हुई थी। तो इसे सभी लोग याद रखेंगे, वाजिद अली शाह के शासनकाल में हुई थी। जब लखनऊ में जो है वाजिद अली शाह शासन कर रहे थे, तब यहाँ पर लखनऊ में जो है लखनऊ घराने की स्थापना हुई थी। और लखनऊ घराना है या किसके लिए फेमस था, सबसे पहले तो ये जानेंगे। जो हमारा लखनऊ घराना है यह नृत्य, गायन और संगीत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डांस जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, और डांस के साथ साथ सिंगिंग यानी गायन का कार्यक्रम भी होता है। और जो संगीत के साथ साथ, ठीक है, संगीत के लिए, संगीत और डांस दोनों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे कि नृत्य, गायन और संगीत के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है हमारा लखनऊ घराना। और ये जरूर याद रखेंगे कि लखनऊ घराने की स्थापना किसके समय हुई थी, तो वाजिद अली शाह के शासनकाल में हुई थी। आइए आगे देखते हैं लखनऊ से। जो लखनऊ है, लखनऊ के समसामयिकी यानी करंट अफेयर से भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जो हमारा लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ जो है प्रयागराज आप सभी को पता है, देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। और
हर भक्ति के लिए तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि आप दुनिया घूम के चले जाइए, अगर इलाहाबाद के संगम में आपने स्नान नहीं किया तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपने अगर इलाहाबाद के संगम में स्नान नहीं किया तो अगर समय मिले तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आप एक बार इलाहाबाद जरूर आइए, एक बार संगम में जरूर स्नान करिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, जब कुंभ या महाकुंभ मेला लगता है तो दुनिया भर से एक तपस्वी, एक से एक जो है महापुरुष, साधु सन्यासी लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, और धन्य है वो इलाहाबाद और प्रयागराज की धरती। अगर मौका मिले तो आप जरूर एक बार वहां पर आइए। ठीक है, तो जो हमारा प्रयागराज है, लखनऊ से प्रयागराज, लखनऊ से अयोध्या। अयोध्या जी आप सभी को पता है भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, और यहाँ पर एक भव्य मंदिर है, उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, लखनऊ से प्रयागराज और लखनऊ से अयोध्या और लखनऊ से मथुरा। आप सभी को मथुरा पता है, मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है कर्म भूमि है। ठीक है, और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा संबंध रहा है, बहुत सारी कहानियां भी फेमस है, आप सभी को पता है। तो मथुरा और वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, इन चारों जो महानगर है, ठीक है, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे नगरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बसों को जोड़ा जा रहा है। इस चीज को आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि लखनऊ को किन 4 महानगरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो याद रखेंगे प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या। ये 4 आपके महानगर हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक बसों से जोड़ा जा रहा है। इसको जोड़ने का बस एक ही मतलब है मेरे भाई, इसे याद रखेंगे, इसका जोड़ने का एक ही मतलब है, तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देना या धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आप कहीं से भी आए, राजधानी में उतरेंगे, लखनऊ में उतरेंगे, और लखनऊ से आपको वाराणसी जाना है, मथुरा जाना है, प्रयागराज जाना है, या फिर अयोध्या जी जाना है आपको भगवान राम के दर्शन करने के लिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक बसों में आराम से बैठेंगे और आपको जहां पे जाना है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, जिसे सभी लोग जरूर याद रखेंगे। जो है लखनऊ से है, जो 4 बड़े महानगरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों से जोड़ा जा रहा है, इसका काम अभी प्रस्तावित है, चल रहा है। आगे याद रखेंगे, लखनऊ में नाइट लाइन सफारी खोलने की घोषणा की गई। ये क्वेश्चन है कि लखनऊ में नाइट लाइन सफारी खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पे एक नाइट लाइन सफारी अभी आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा। नाइट लाइन जो सफारी इसको खोलने की घोषणा की गई है, इससे क्या होगा, अगर ये यहाँ पर चालू होती है तो एक यहाँ से लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा तो आय का एक और स्रोत जुड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर इस चीज की घोषणा की गई है। हालांकि अभी इस पे काम चालू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में चालू जरूर होगा। फिर आगे कहा गया, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिटी का यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। ठीक है, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी में ही लखनऊ में ही बनाया जा रहा है, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटेलिजेंस जो है सिटी बनाया जाएगा, तो लखनऊ के अंदर ही बनाया जाएगा। आगे दिया गया, भारत 2023 में योगी जी के द्वारा, ठीक है, वर्ष 2023 में योगी जी के द्वारा लखनऊ में आम महोत्सव की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2024 चल रहा है और 2023 में राष्ट्रीय आम महोत्सव की घोषणा की गई है। आपको पता है आमों के लिए जो है लखनऊ का मलिहाबाद फेमस है, और यहाँ पे कई विभिन्न प्रकार के जो है आम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दुनिया भर से सबसे भव्य आम और कई प्रजातियों के आम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा जो है मात्रा में यहाँ पर इनकी जो है उपज होती है, और यहाँ से लखनऊ से जो है नवाब ब्रांड से इसे विदेशों के लिए भी सप्लाई किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो जो ये पूछा जाएगा आपसे कि हमारे माननीय सीएम साहब जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आम महोत्सव की घोषणा कब की गई थी, तो 2023 में की गई थी, इसे याद रखेंगे। इससे होगा क्या, आम महोत्सव से क्या होगा, यहाँ से दुनिया के भर के लोग यहाँ पर महोत्सव में भाग लेंगे, जिससे हमारी लखनऊ के आमों की क्या क्या विशेषताएं हैं, बाकी आमों से इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, ये सारी चीजें जानने को मिलेगा, और दुनिया भर में हमारा जो आम का व्यापार है उसको और बढ़ावा मिलेगा, और जो यहाँ पे किसान है जो आम की खेती करते हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज से, तो इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन और बताएंगे, आम की बात आ ही गई है तो आप सब बताएंगे, भारत का पहला बीज रहित आम कौन सा, जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है। ठीक है, जिसमें बीज नहीं होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, सिर्फ उसमें जो है रस होता है और पूरा भरा होता है, लेकिन उसमें गुठली नहीं होती, उस आम का नाम बताएंगे। ठीक है, और आप बताएंगे कि फिर एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा आम कौन सा है,
और फिर आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बीज रहित आम कौन सा, जिसमें बीज नहीं है, और ये शायद 2 से 2.5 kg का एक आम होता है, ठीक है, और इसका नाम है नूरजहां। इसे याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, नूरजहां। तो नूरजहां आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, इसका नाम कितना प्यारा रखा गया है, और नाम तो कितना अच्छा है, आप सभी को पता ही है। तो नूरजहां आम को आप सर्च कर सकते हैं, इसमें जो है गुठली नहीं पाई जाती। हालांकि पहले तो 1-2 ही आम थे, लेकिन अब बहुत सारे आम हैं जिनमें गुठलियां नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो उन आमों को आप लोग पढ़ लेना, एक बार सर्च करके देख लेना। लखनऊ के कुछ उपनाम है, इसे देखिए, लखनऊ का कुछ उपनाम है। सबसे पहले तो लखनऊ को गोल्डन सिटी के नाम से जानते थे, इसको हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। और लखनऊ को बागों का शहर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बागों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लखनऊ। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जानते हैं, लखनऊ। फिर आगे है नवाबों का शहर, ठीक है, नवाबों के शहर के नाम से भी हमारा लखनऊ जानता है। और नवाबों के शहर की जो है, नवाबों की कहानी तो हमने आपको सुनाया था, ठीक है, लखनऊ के नवाबों की कहानी हमने कल पिछले वीडियो में आपको सुनाई थी। अगर आपको इसके विषय में जानना है तो आप जाके पिछला वीडियो जो है आप देख सकते हैं। लखनऊ को जो है राजधानी नगर भी बोलते हैं, लखनऊ को आम नगर भी कहा जाता है, और चिकनकारी नगर भी कहा जाता है। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ये लखनऊ के उपनाम है, गोल्डन सिटी, बागों का शहर, नवाबों का शहर, राजधानी नगर, आम नगर और चिकनकारी नगर, ये लखनऊ के उपनाम है। ये इसकी स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा और आप लोग इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। हाँ, लखनऊ कोसल महाजनपद का हिस्सा था, ठीक है, इसे जरूर याद रखेंगे कि लखनऊ किसका हिस्सा था, तो कोसल महाजनपद का हिस्सा था, और जिसकी 2 राजधानियां थी, ठीक है। लखनऊ जो है कोसल महाजनपद का हिस्सा था, इसकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी इसकी अयोध्या मिलती है, ठीक है, जो फैजाबाद जिले में, पहले फैजाबाद जिला हुआ करता था, अब फैजाबाद जिले का नाम ही बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कोसल की 2 राजधानियां थी, अयोध्या, और दूसरी जो मिलती है वो मिलती है श्रावस्ती, ठीक है। ये जो है कोसल की 2 राजधानियां मिलती है। और फिर याद रखेंगे लखनऊ का जो पुराना नाम था लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी था, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि किस प्राचीन महाजनपद का हिस्सा लखनऊ हुआ करता था, तो कोसल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। फिर आपसे पूछेगा कि कोसल की राजधानी क्या थी, अयोध्या और श्रावस्ती थी, ठीक है। अयोध्या का प्राचीन नाम, अयोध्या जिला जो था इससे पहले फैजाबाद जिले के नाम से भी जाना जाता था। फिर आपसे पूछा जाएगा लखनऊ का पुराना नाम क्या था, तो लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी नाम मिलता है, ठीक है। इसे आप लोग देखेंगे। आगे फिर याद रखेंगे कोसल के राजा दशरथ, ठीक है, कोसल के राजा जो दशरथ थे, दशरथ के पुत्र राजा राम कहलाए, और राम की वजह से कोसल काफी ज्यादा फेमस हुआ। आप लोग जो है रामचरितमानस पढ़े होंगे, जिसमें कुछ पंक्तियां आती हैं, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कोसलपुर राजा। कोसलपुर राजा, ये उसे वही कोसलपुर की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कोसल के राजा राम कहलाए, जो राजा दशरथ के पुत्र थे, ठीक है। और इन्हीं के भाई यानी राजा राम के जो भाई थे, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर इस शहर की स्थापना हुई। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भगवान जो हुए हैं राजा राम, इनके जो भाई थे लक्ष्मण, और लक्ष्मण के ही नाम पर लखनऊ शहर की स्थापना हुई, इसीलिए इसका पुराना नाम है लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ किसके नाम पर, जो लखनऊ का नाम किसके नाम पर नामकरण किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके नाम पर इसका नामकरण पड़ा था। अभी चर्चा में था, हालांकि अभी हुआ नहीं, अभी चर्चा में था कि जो है लखनऊ का नाम फिर से बदल के लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने का प्लान था, हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये शायद प्लान चल रहा हो सकता है आने वाले समय में फिर से यही नाम देखने को आपको मिलेगा। फिर आगे दिया गया है लखनऊ से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक तथ्य है, इन्हें याद रखेंगे। बुरहान उल मुल्क, ठीक है, इसको याद रखेंगे, बुरहान उल मुल्क या शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि अवध की स्थापना किसने की थी, तो बुरहान उल मुल्क या शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी। ये दोनों नाम बहुत ज्यादा फेमस हैं और बहुत ज्यादा जो पूछे जाने वाले नाम है, दोनों याद रखेंगे। बुरहान मुल्क या शहादत खान ने अवध की स्थापना की। फिर आइए आगे देखते हैं, यहीं से अवध में नवाब का शासन शुरू हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ में जो है या अवध में जो है नवाबों का शासन कब से शुरू हुआ, तो वह बुरहान उल मुल्क या शहादत खां के शासनकाल से शुरू हुआ है नवाबों का शासन, ठीक है। और प्रारंभ में ये फैजाबाद को नवाबों की राजधानी कहा जाता था, ठीक है, इसे याद रखेंगे। प्रारंभ में जो ये नवाब हुआ करते थे फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाए थे, बाद में ये उठा के लखनऊ ले आए थे, तो ये भी याद रखेंगे। आगे दिया गया अस्फाउद्दौला, ठीक है, अस्फाउद्दौला नामक नवाब ने फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित किया। ये पॉइंट नोट कर लेना आप कि पहली बार कौन सा नवाब था जिसने जो राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लेकर आया था, तो उसका नाम याद रखेंगे अस्फाउद्दौला, ठीक है। यही था जिसने राजधानी जो है फैजाबाद से चेंज करके लखनऊ को बना लिया था।
फिर आगे दिया गया अस्फाउद्दौला के द्वारा लखनऊ में विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई। ये जो अस्फाउद्दौला था इसने कई सारी इमारतें बनवाई थी लखनऊ में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से लखनऊ में इमारतें थी जो अस्फाक-उद-दौला के द्वारा बनाई गई थी। उन इमारतों के विषय में देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा हॉल, ठीक है, इसे याद रखेंगे। एशिया का सबसे ठीक है, ये बात भारत की नहीं है या सिर्फ यूपी की नहीं हो रही है, एशिया के सबसे बड़े हॉल की बात हो रही है। तो इसे याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा हॉल लखनऊ में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा हॉल लखनऊ, यूपी का सबसे बड़ा हॉल तो लखनऊ है ही। अगर एशिया भर का भी पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा हॉल लखनऊ, जो अस्फाक-उद-दौला के द्वारा बनाया गया था। आगे दिया गया बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, जो ये अस्फाक-उद-दौला जो थे, इनका नाम बहुत अजीब है, अस्फाक-उद-दौला जो थे, इनके द्वारा जो है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, भूल भुलैया इसी ने बनवाया था। और इसी के द्वारा लखनऊ में रूमी दरवाजा, इसे याद रखेंगे, रूमी दरवाजा का भी निर्माण करवाया गया। ये सारी चीजें याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए जो है लखनऊ में रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अस्फाक-उद-दौला ने बनवाया था। आपसे पूछेगा बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, तो ये सारी चीजें इसी के द्वारा बनवाई गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, आप इन्हें याद रखेंगे। और ये शायद आपको किसी बुक में इतना आसानी से नहीं मिलेंगे। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, ये सारी चीजें आपको बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा, ये तो मिल जाएगा कहाँ स्थित है, लखनऊ, लेकिन आपको राइटर का, ये बनवाने वाले का नाम शायद नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, सबसे बेहतर क्वालिटी का कंटेंट दिया जा रहा है, इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। और इतना मेहनत के बाद आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप फिर भी लापरवाही करते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, तो फिर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो आप ऐसा मत करिए, अच्छे से मेहनत करिए और इस सारी चीजों को नोट करिए और ढूंढिए पूरा यूट्यूब। अगर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिल जाए तो आप हमसे कमेंट में बताइएगा। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। पर आप अच्छे से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा तो यही मनोकामना है कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। आप बिल्कुल भी जो है लापरवाही नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यूपी के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां और जो चित्र है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो उत्तर प्रदेश जो पुलिस होती है उसके लोगों में लगा होता है। उसमें जो है 2 मछलियां होती हैं और एक तीर धनुष होता है। ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उसमें गंगा यमुना नदियों को जो है बहते हुए भी दिखाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो 2 मछलियां हैं, वो कहां से ली गई हैं, तो उन्हें याद रखेंगे। यूपी के राजकीय चिन्ह में 2 जो मछलियां हैं, जो मछलियों का चित्र है, यह रूमी दरवाजा से लिया गया। ये रूमी दरवाजे में बनवाई गई थी और यहीं से ये उठा लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों में आपको पता होना चाहिए, आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों में जो 2 मछलियों के चित्र मिलते हैं वो कहां से उठाया गया है, तो लखनऊ के रूमी दरवाजे से जो है उठाया गया है, लिया गया है। और आपको ये तो अभी हमने बताया ही है कि रूमी दरवाजा जो है इसका निर्माण किसने कराया था। तो आप सभी लोग ये सारी चीजें एकदम नोट करके रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं अंग्रेजों के शासन के समय, ठीक है। अंग्रेजों के शासन के समय 1848 से 1856 की बात की जा रही, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर रहा है इस समय। पूछा जाएगा 1848 से 1856 तक गवर्नर कौन रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था, जिस इस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, इसे जरूर याद रखेंगे। अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह को कोलकाता भेजकर अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया। आपको पता होना चाहिए एक अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। इनको एक बार पकड़ के इनको जो है कैद करवाया गया और इनको कोलकाता की जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। लखनऊ में कुशासन का आरोप लगा के, यानी कि जो वाजिद अली शाह थे इनके ऊपर आरोप लगाया गया। आपने डलहौजी की नीति पढ़ा होगा, अंग्रेजों की नीति पढ़ा होगा। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ते हो उसमें आपको बताया जाता होगा, आपने सबने पढ़ रखा होगा, राज्य हड़प की नीति, ठीक है। तो अंग्रेजों ने एक राज्य हड़प की नीति चलाई थी और उस राज्य हड़प नीति के बाद जो है लागू करने के बाद वाजिद अली शाह के ऊपर एक इल्जाम लगता है और इल्जाम ये लगता है कि आप कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ को ढाप लिया गया। यानी कि जो वाजिद अली शाह थे, इनका कहने का मतलब ये था अंग्रेजों का, ये लखनऊ में शासन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कुशासन है, राजा का शासन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। और यही कहकर इनको इसके पद से हटाया जाता है और लखनऊ में जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। और यही हुआ था कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर उन्होंने एक नियम लगाया कि जिस राजा के खुद का पुत्र नहीं होगा, वो किसी दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सकता है और फिर उस राज्य में अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। यही कहकर उन लोगों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। इसीलिए 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने वहां से इसका विरोध किया था। और 1857 आएगा, जब 1857 की बात आएगी, अभी तो बात चल रही है
अभी तो बात चल रही है 1848 से 1856, इसी के बाद आपका 1857 आएगा। जो ये वाजिद अली शाह थे, इनको तो कैद कर लिया गया था। और वाजिद अली शाह की जो बेगम थी, वाजिद अली शाह की जो बेगम थी, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, तो यही आगे 1857 के क्रांति में भाग लेंगी, लखनऊ से सेना का नेतृत्व करेंगी। तो आगे इसके विषय में जानेंगे। फिलहाल आप अभी ये जानिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है लखनऊ के किस नवाब के ऊपर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ को हड़प लिया था। तो वह जो शख्स थे वह वाजिद अली शाह थे, इन्हें याद रखेंगे। आइए आगे जानते हैं। वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक है, वाजिद अली शाह की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, वही नाम आ गया जो अभी हमने बात किया था, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल के विषय में जानिएगा। बेगम हजरत महल अपने जो है लखनऊ में अंग्रेजों से लेकर इनसे जो विवाद हुआ था वो किस बात को लेकर हुआ था, आइए उसको समझते हैं। बेगम हजरत महल जो थी, बेगम अपने बेटे विरजिस कादिर को नवाब बनाना चाहती थी। बिल्कुल बनाना चाहिए। अब इनके पिताजी राजा थे, अब राजा नहीं है तो उनका जो उत्तराधिकारी, उनका जो पुत्र होगा वही तो उत्तराधिकारी बनेगा, वही तो सिंहासन की कमान संभालेगा। तो जो बेगम साहब थी, ये बेगम साहब अपने बेटे विरजिस कादिर को जो है नवाब बनाना चाहती थी। और इस समय जो अंग्रेजी हुकूमत डलहौजी था, यह अंग्रेज इस प्रकार अंग्रेज जो है ये अपना कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए तो इनको ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है ना। इसीलिए तो इनको जो है वाजिद अली शाह जी को कैद करवा दिया था कुशासन का आरोप लगाकर। ये चाहते थे कि लखनऊ में हमारी सत्ता स्थापित हो, हम शासन कर सके। और बेगम साहब चाहते थे कि जो उनका बेटा है विरजिस कादिर, इसको नवाब बनाया जा सके। इसी बात को लेकर बेगम के बीच और अंग्रेजों के बीच जो है थोड़ा सा तनातनी हो जाती है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। और इसी का परिणाम होता है कि जो है लखनऊ में जून में एक युद्ध होता है 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो लखनऊ से जो है हमारी बेगम साहब लड़ी थी, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे लड़े थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और इसी प्रकार से बिहार से जो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, ये सारे लोग लड़े थे। और इलाहाबाद से भी एक मौलवी साहब थे जो लड़े थे। तो ये सारे लोग थे जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो यही कारण रहा, यही सारी बातें थी जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। हाँ, हालांकि मैं ये कड़वा सत्य है और ये कड़वा सत्य मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जो 1857 की क्रांति थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये देश हित में थी, लेकिन ये देश हित में होती तो 1857 की क्रांति में विजय हमारी जरूर होती, हम नहीं हारते। क्योंकि उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकतें जो थी वो सब लड़ने का काम कर रही थी, लेकिन ये सब देश के लिए नहीं, सब अपने अपने राज्य के लिए लड़ना चाहते थे। क्योंकि जो दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी पेंशन बंद करवा दी गई थी। लखनऊ में भी कब्जा करने का प्लान था। नाना साहब अपना कानपुर बचाना चाहते थे। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई जो थी, अपने गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए लड़ी थी। और जो लखनऊ से बेगम साहब थी, वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। अगर ये सब लोग एकजुट होकर देश के लिए लड़ते तो हम लोग जरूर आजाद हो जाते, और जो 1947 में आजादी हमको मिली है, ये 1857 में ही मिल जाती। लेकिन जो प्लान बना, इन लोगों की जो मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये हुआ कि सारे लोग पूरे देश में एक ही दिन एक साथ युद्ध करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं था। कोई एक दिन पहले युद्ध लड़ रहा है, जैसे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। और झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई जो थी, वो एक दिन पहले लड़ रही है। कानपुर के नाना साहब इंतजार कर रहे हैं कि शायद हम लड़ना शुरू कर दें और रानी लक्ष्मीबाई न लड़े, तब अकेले हमको दुश्मनी लड़ी पड़ जाएगी। जब उनको पता चला कि हाँ रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध स्टार्ट कर दिया है, तो नाना साहब अगले दिन लड़ रहे हैं, बेगम साहब अगले दिन लड़ रही हैं, बाबू कुंवर सिंह अगले दिन लड़ रहे हैं। यानी कि ये सारे लोग जो है, एक जिस दिन बात हुई थी कि इस दिन युद्ध स्टार्ट होगा, उस दिन सारे लोगों ने युद्ध शुरू नहीं किया। अगर एक ही दिन पूरे देश में युद्ध लड़ते ये लोग, तो अंग्रेज कितने थे? चंद जो है हमारे अंग्रेज थे, मुट्ठी भर थे, कुछ नहीं थे हमारे हिंदुस्तान की सेना के आगे। और इनको अगर चाहते तो लोग दौड़ा कर 1857 की क्रांति में मारते, लेकिन आपस में एक दूसरे को भरोसा न होना, एकता यानी जो इनका संगठन था वो संगठन मजबूत ना होना, और सेना का जो यानी कि सबका जो नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर ने इसका जिम्मा लिया था, और उन्हें रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया। तो सेना का सही ढंग से नेतृत्व न होना, इसी वजह से 1857 की क्रांति में हम लोग आजाद नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो ठीक है, वो तो इतिहास की बातें हैं। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम लोग यूपी में ही रहेंगे। हालांकि ये सारे जितने भी स्थल हैं, चाहे वो झांसी हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, फैजाबाद हो, इलाहाबाद हो, फतेहपुर हो, ये यूपी से ही जुड़े हैं। तो इनके विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनके विषय में जानेंगे। जिस जिले का नंबर आएगा उस जिले के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बेगम हजरत महल जो थी 1857 के क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, इसे याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जो थी ये कहां से नेतृत्व कर रही थी, तो लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी। इसे सभी लोग याद रखेंगे। फिर है 1858 में इन्हें अंग्रेजों ने घेरा और ये नेपाल चली गई। ठीक है, तो याद रखेंगे 1800 जब ये समय आया, ठीक है, जब 1857 में ये समय आया, 57 में युद्ध चल रहा था, ये युद्ध थोड़ा सा जब चला तो जब ये युद्ध चल रहा था तो इसी युद्ध के समय जब इनको अंग्रेजों ने घेरा तो कानपुर से नाना साहब आते हैं। नाना साहब भी धोखा दिए थे। ठीक है, इनके जो सेनापति थे तात्या टोपे हुआ करते थे और ये बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे, एक वीर योद्धा थे। जब तात्या टोपे युद्ध की कमान संभालते हैं और नाना साहब कानपुर में होते हैं और इनका मनोबल बढ़ाते हैं कि आप जाइए युद्ध लड़िए, बाकी सेना जो बची हुई है उसको हम पीछे से भेज रहे हैं, अंग्रेजों को घेरने का काम किया जाएगा। और तात्या टोपे लड़ते हुए काफी समय तक युद्ध कर रहे हैं, लगातार अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे हैं और इधर नाना साहब अपनी एक छोटी सी सेना के टुकड़े लेकर कानपुर से फरार होते हैं और लखनऊ पहुंच जाते हैं बेगम के पास। और बेगम के पास आने पर यहाँ भी युद्ध चल रहा था तो बेगम से कहते हैं कि युद्ध तो चलता रहेगा और युद्ध ये जो है ये अंग्रेजों के हाथों में जाने वाला है। और हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेपाल निकल जाते हैं, राज्य तो आता रहेगा जाता रहेगा, अगर हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो राज्य क्या करोगे। और यही कहकर नाना साहब बेगम के पास आते हैं और बेगम और नाना साहब दोनों लोग जो है नेपाल के लिए प्लान कर जाते हैं। और बेचारा तात्या टोपे अकेले लड़ रहा था और लड़ते हुए वो झांसी की तरफ बढ़ा। जब से पता चला कि नाना साहब भाग चुके हैं तो रानी की लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए भी तात्या टोपे पहुंचा। हालांकि ज्यादा समय तक उनकी रक्षा नहीं कर पाया और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो तात्या टोपे जैसे बहादुर की हमारे देश को जरूरत थी, नाना साहब की तरह गद्दारों की नहीं जो धोखा देकर नेपाल चले गए। यानी कि जो तुम्हारे लिए जान दे रहा है, तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए जान दे रहा है, उसकी जान की कीमत कुछ नहीं है, तुम्हारी जान की कीमत बहुत हो गई। अरे जीते तो राष्ट्र के लिए, मरते तो राष्ट्र के लिए, कम से कम शहीदों में तो तुम्हारा नाम आता, तात्या टोपे की तरह तुम्हारा इतिहास में जो है नाम गर्व से तो लिया जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो हमारी हजरत महल थी 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी और 1857 में इन्हें अंग्रेजों ने जब घेर लिया तो ये नेपाल चली गई थी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और इन्हें लेकर जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाना साहब हुआ करते थे जो कानपुर के रहने वाले हुआ। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। हाँ, बात 1921 की है। 1921 में लखनऊ में जो है आंशिक राजधानी बनाई गई। ठीक है, जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 1921 की बात है, जिस समय गांधी जी अपना उग्र रूप धारण कर लिए थे, धरना के ऊपर धरना। ठीक है, रोज एक आंदोलन के ऊपर आंदोलन ये गांधी जी करवा रहे थे। तो इसी समय जो है लखनऊ को 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई और 1935 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी बनाया गया, यानी घोषणा कर दी गई। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश के आंशिक राजधानी कब बनाया गया था, तो 1921 में बनाया गया था। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो पूर्ण रूप से लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 में बनी और 1935 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही चली आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से लखनऊ जिला जो हमने जिला दर्शन में जो लखनऊ को पढ़ाया है आपको समझ में आई होंगी, सारी बातें आपके दिमाग में एकदम छप गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।